नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से सुशासन के आईने में सेवा संबंधी वादों की बढ़ती संख्या विषय पर उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच द्वारा आयोजित वेबिनार में सेवानिवृत्त अपर सचिव सुमन सिंह वालिया जी के संबोधन को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। श्री वालिया जी का यह संबोधन मैंने इस निमित्त संकलित किया कि यह राज्य के समूचे कार्मिक समुदाय के काम को एक मार्गदर्शन दे सके, इसलिए कृपया इसे सुने प्लीज़। विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रशासनिक, न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यों में निर्णय किस तरीके से हो और निर्णय लेते समय आर्बिट्रेरी निर्णय न हो, तो ताकि पिक एंड चूज, जैसा पांडे जी ने कहा, ये स्थितियां ना आए और कोर्ट में जाने की स्थितियां कम से कम आए और सभी को पारदर्शी तरीके से न्याय मिले। और जैसा कि पूर्व से ही हमारे देश में तो बड़ी व्यवस्था प्राचीनतम रही है। आपने सुना होगा, एकेडमिक जीवन में भी आपने पढ़ा होगा कि चाणक्य हमारे देश के बड़े नीतिज्ञ माने गए। तो उन्होंने भी ये कहा था कि जिस राज्य के नागरिकों को न्याय प्राप्त नहीं होता, वहां पर अराजकता पैदा हो जाती है, अराजकता व्याप्त हो जाती है। और ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये कहा कि नचे संदेह दंड कुर्याता, यानी जब तक संदेह है किसी को दंडित नहीं करना चाहिए। तो ये सिद्धांत हमारे प्रशासनिक, अर्धन्यायिक और न्यायिक किन किन क्षेत्रों में ये सिद्धांत कैसे काम करते हैं, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत कैसे काम करते हैं, हमें संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में इन पर पैनी नजर हमें भी रखनी चाहिए और सरकारों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो इसी नजरिए से हम ये दुर्भाग्य का विषय है कि उत्तराखंड राज्य में सामान्य लिटिगेशन के अलावा सेवा संबंधी मामलों में लिटिगेशन इतना ज्यादा है कि लगभग एक अनुमानित आंकड़ा अगर देखा जाए तो माननीय उच्च न्यायालय में लगभग 75% के आसपास केस, सेवा संबंधी केस विचाराधीन हैं, ऐसा आकलन लगाया जाता है। जैसा मैंने अनौपचारिक जानकारी के माध्यम से जानकारी ली, तो अगर हम अन्य राज्यों से तुलना करें तो सेवा संबंधी मामलों में ये स्थिति बड़ी चिंतनीय है। और ऐसी स्थिति क्यों आई, ये हम सब के लिए सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों होता है कि सामान्य कर्मचारी को, पेंशनर्स को अपने अपने ग्रीवांसेस के लिए जो सामान्यतः संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में, नियमों प्रक्रियाओं के आलोक में सामान्य तौर पर जो सेवा लाभ स्वतः मिल जाना चाहिए, ज्येष्ठता जो स्वतः मिल जानी चाहिए, पदोन्नति, एसीपी और जो भी पेंशनरी बेनिफिट्स हैं जो स्वतः मिल जाने चाहिए पारदर्शी तरीके से, उनमें इतना परिस्थितियां आर्बिट्रेरी क्यों हो जाती हैं कि कर्मचारी को अपना जो भी उसे अपेक्षित लाभ है उसके लिए उसे कोर्ट में जाना पड़ता है। जैसा सुरेंद्र सिंह जी ने अपना मामला बताया कि 22-23 साल से उनका मामला इतना पुराना ये चल रहा है, इसके बावजूद न्याय नहीं मिला। ये बड़ी दुखद स्थिति है। तो कहने का आशय ये है कि पर्टिकुलर केस में तो केस के फैक्ट क्या हैं, उसके सारे फैक्ट्स देखने के बाद ही आगे कहा जा सकता है कि इसमें क्या किया जाए। लेकिन हम ये कहेंगे कि किसी भी मामले में लिटिगेशन की परिस्थितियां क्यों आई। गवर्नमेंट की, हमारा जो शासन का न्याय विभाग है वो एक वादकारी नीति बनाता है जिसकी एक नियमावली है, पॉलिसी है। तो उसके तहत किन परिस्थितियों में राज्य सरकार किन मामलों में कोर्ट केसेस में
कोर्ट केसेस लड़ा जाना उचित है, प्रतिवाद किया जाना उचित है, कोर्ट में केस किया जाना उचित है, अपील किया जाना उचित है, एसएलपी किया जाना उचित है। ये वादकारी नीति कहती है कि किन परिस्थितियों में केसेस प्रतिवाद किया जाना उचित है और कैसे किया जाना उचित है। तो ऐसे ही जब पीड़ित के तौर पर कोई कार्मिक कोर्ट में जाता है तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कब हम किसी सेवा संबंधी मामले में, कब हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएं और कब हम लोक सेवा अधिकरण में जाएं, इसका भी हमें अपनी क्लैरिटी माइंड में स्पष्ट होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आज के प्रासंगिक विषय को देखते हुए ये आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जब भी कोई सेवा संबंधी मामला जहां पर अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आर्टिकल 32 और 226 के तहत हम सीधे माननीय उच्च न्यायालय और आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सेवा संबंधी मामलों में भी। उसमें लोक सेवा अधिकरण सर्विस ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत नहीं है। एक परिस्थिति में और आपके सामने लाना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि ऐसे हमारे राज्य में केसेस बहुत हजारों में है कि जब कर्मचारी हाई कोर्ट में गया अपनी ग्रीवांस लेकर तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, यहां तक कि साल 2 साल बाद भी केसेस में ये हुआ कि माननीय हाई कोर्ट ने ये अंत में ये डायरेक्शन दिए कि आप पहले सर्विस ट्रिब्यूनल में जाओ, लोक सेवा अधिकरण में जाओ, तब आप हमारे पास आइए। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रासंगिक विषय पर चर्चा करते हुए कि जब भी हमें फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 32 का वायलेशन हमारे सेवा संबंधी मामलों में भी हो तो हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें सर्विस ट्रिब्यूनल जाने की आवश्यकता नहीं है। और एक ऐसी विशेष परिस्थिति भी है जबकि हम सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन न भी हो रहा हो। तब ऐसी परिस्थिति है कि जब किसी मामले में पीड़ित पक्ष यानी किसी कार्मिक की ग्रीवांस पर जब अथॉरिटी यानी सरकार उस पर इन एक्शन करती है, यानी उस पर अनिर्णय की स्थिति आ जाती है, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। मान लीजिए कि आपने प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन दिया, प्रतिकूल प्रविष्टियों का निपटारा नियमावली 2015 हमारे पास है, उसमें उसके डिस्पोजल के लिए समय सीमा जब दी हुई है, उस समय सीमा के अंदर गवर्नमेंट उसका डिस्पोजल नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि उस प्रत्यावेदन का निस्तारण अगर समय से नहीं हुआ तो यह माना जाएगा कि गवर्नमेंट लेवल पर इनएक्शन हुआ है, अनिर्णय की स्थिति हुई है। भले ही उस समय सीमा के बाद उसे डिसाइड कर दिया जाए, तब नियमानुसार कोई भी पीड़ित पक्ष यानी हमारा जो सरकारी कर्मचारी या पेंशनर उस मामले को लेके इन एक्शन गवर्नमेंट साइड से अथॉरिटीज का इन एक्शन अगर है तो ऐसी परिस्थिति में भी लोक सेवा अधिकरण में जाने के स्थान पर सीधे माननीय उच्च न्यायालय में 226 आर्टिकल के तहत सीधे रिट याचिका फाइल की जा सकती है। तो कुछ कहने का आशय ये है कि हमें कुछ बेसिक चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए और ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किन किन मामलों में नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन अपेक्षित होता है अथॉरिटीज के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा। मैं प्रसंगवश आप लोगों के संज्ञान में ये भी लाना चाहूंगा कि हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कही गई है, लेकिन उसमें ये लिखा नहीं गया है कि किसी भी प्रशासनिक, अर्धन्यायिक या न्यायिक मामले में निर्णय लेते हुए राज्य सरकारों को, अथॉरिटीज को, केंद्र सरकार को नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ये स्पेसिफिकली आर्टिकल 14 में लिखा नहीं गया है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अपनी रूलिंग्स दी हैं, वैधानिक उसकी संवैधानिक व्याख्या करते हुए ये निर्णय दिए हैं कि नेचुरल जस्टिस का पालन
आर्टिकल 14 के तहत विधि का शासन और इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत उसी में समाहित है। आर्टिकल 14 में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत भी समाहित हैं। कहने का आशय ये है कि जब भी कोई अथॉरिटी या सरकार किसी मामले पर, विशेषकर सेवा संबंधी मामलों पर यहाँ चर्चा हो रही है, जब भी कोई निर्णय लेती है तो ऐसे मामले जहां पर किसी कार्मिक के विरुद्ध, पीड़ित पक्ष के विरुद्ध सिविल दुष्परिणाम होते हैं, तो वहां पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना अथॉरिटी को जरूरी हो जाता है। ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मेनका गांधी का, एक संवैधानिक पीठ का एक बड़ा चर्चित फैसला है, उसमें और भी कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। जैसे मैं एक दृष्टांत के साथ आपके सामने बात रखना चाहूंगा। जैसे कोई कर्मचारी निलंबित होता है, निलंबन सेवा संबंधी मामलों में दंड नहीं माना गया है, ये आप सभी को पता है। निलंबन दंड नहीं है, लेकिन निलंबन कब किया जाए उसकी परिस्थितियां होती हैं कि जब कभी ऐसे आरोप या ऐसा अनियमितता, ऐसा मिसकंडक्ट कोई कार्मिक करता है, किया जाता है, जब उस पर मेजर पनिशमेंट दिया जाना संभावित होता है, तब किसी कार्मिक को निलंबित किया जाता है, जबकि निलंबन दंड नहीं है। उसे केवल कार्य से पृथक किया जाता है ताकि विभागीय जांच निष्पक्ष रूप से चल सके। लेकिन क्योंकि किसी भी कार्मिक को अगर निलंबन किया जाता है तो निलंबित करना दंड नहीं है सेवा नियमों में, लेकिन किसी कर्मचारी को निलंबित करने का आशय पूरे समाज में उसकी प्रतिष्ठा धूल दूसरित हो जाती है, तो उसके सिविल दुष्परिणाम होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब भी किसी कर्मचारी के, विशेषकर सेवा संबंधी मामलों की हम चर्चा कर रहे हैं, जब भी किसी निर्णय के जो सरकारें लेती हैं, अथॉरिटीज लेती हैं, जिसके सिविल दुष्परिणाम होते हैं, तो वहां पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। यानी आर्टिकल 14 का पालन करना आवश्यक होगा, जिसमें नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत भी समाहित हैं। अर्थात जब भी किसी कर्मचारी को निलंबित किया जाएगा तो निलंबन के आदेश में ये लिखा जाएगा कि इस पर संबंधित आरोपित कर्मचारी पर, अपचारी कर्मचारी पर ये आरोप हैं, अगर ये सिद्ध हो जाते हैं तो ये इतने गंभीर हैं कि इसे मेजर पनिशमेंट दिया जा सकता है। ये चीज लिखनी पड़ेगी उसमें, वो स्पीकिंग आदेश होगा, लिखना पड़ेगा उसमें, तभी वो स्पीकिंग माना जाएगा। अदरवाइज निलंबन एक खेल हो जाएगा और अनावश्यक सेवा संबंधी ऐसे मामले में संबंधित कार्मिक को लिटिगेशन में भी जाना पड़ेगा और स्थापित नियम का, प्रक्रिया का, कानून का पालन न होने से अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ेगा। वो चाहे निलंबन का मामला हो, ज्येष्ठता का मामला हो, पदोन्नति का मामला हो, या फिर एसीपी का मामला हो, पेंशनरी मामले हो। तो ये चीजें हमें, जो स्टैंडिंग ये स्थितियां हैं, इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, पांडे जी ने भी कहा कि संविधान के अनुसार शासन के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को अपने अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। हमें संगठनों के तौर पर, कार्मिकों के तौर पर, पेंशनर एसोसिएशंस के तौर पर, इंडिविजुअल के तौर पर हमें ये नजर रखनी चाहिए कि क्या गवर्नमेंट इस तरीके से जो प्रॉपर लॉ बने हुए हैं, पॉलिसीज बनी हैं, 309 के तहत सर्विस रूल्स बने हुए हैं, क्या उनके तहत निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का पालन भी ट्रांसपेरेंट तरीके से हो पा रहा है, उनका कहीं आर्बिट्रेरी यूज तो नहीं हो रहा है, ये हमें देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि जब भी कोई अथॉरिटी या सरकार किसी मामले में निर्णय लेती है, तो किसी मामले, मान लीजिए कि किसी टेलीफोन ऑपरेटर को कोई काम आवंटित किया जाता है, गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर काम को ए को अलॉट करती है और बी को अलॉट करती है, और वो मामला कोर्ट में चैलेंज हो जाता है,
तो जुडिशियरी ये देखेगी कि गवर्नमेंट ने ए को अलॉट किया वो काम या बी को अलॉट किया, इस पर जुडिशियरी का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। जुडिशियरी का काम ये देखना है कि वो एस्टेब्लिश्ड लॉ और प्रोसीजर के हिसाब से क्या अलॉट करने के लिए क्या प्रक्रिया सही अपनाई गई कि नहीं अपनाई गई, कोर्ट का काम ये देखना है। ऐसे ही हमारे सेवा संबंधी मामलों में सीनियरिटी के डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने में, फाइनल सीनियरिटी करने में, बीपीसीज की प्रक्रिया में, प्रत्यावेदनों के निस्तारणों में क्या गवर्नमेंट ने ऐसा प्रक्रिया का पालन किया है कि जो हमारे नियम और कानून कहते हैं, क्या उस हिसाब से नियमों का, कानूनों का, प्रक्रियाओं का पालन हुआ है? कहीं उनका आर्बिट्रेरी यूज तो नहीं हुआ है निर्णय लेते समय? अगर निर्णय लेते समय ऐसा आर्बिट्रेरी यूज उसका किया गया है तो इसके लिए पीड़ित पक्ष कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाकर अपनी ग्रीवांस रखेगा कि साहब हमारे मामले में तो नियम और प्रक्रिया ये सेटल थी और हमारे मामले में पिक एंड चूज किया गया, वो चाहे ट्रांसफर एक्ट हो, चाहे जैसा सुरेंद्र सिंह जी ने बताया आपका मामला हो, या शिक्षा विभाग के जैसे हमारे एक साथी ने बताया कि एडॉक सेवाओं को पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए सेवाओं को जोड़ना इत्यादि के मामले हों, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने क्या आर्बिट्रेरी यूज तो नहीं किया निर्णय लेने का। मैं शिक्षा विभाग के साथी मैं सेवा संबंधी मामलों में एक दृष्टांत और देना चाहूंगा कि आप सभी को पता है कि 2013 में एक रेगुलाइजेशन रूल आया था जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया था। उसके बाद 2016 में एक रेगुलाइजेशन रूल आया जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने क्वेश्चन कर दिया था, आप लोगों के संज्ञान में होगा। तो 2016 की नियमावली को क्वेश्चन करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो 2016 के हिसाब से लोग रेगुलाइज हो गए हैं, तो क्योंकि नियमावली हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दी थी, अब उनका नियमितीकरण भी अवैध हो गया। तो हाई कोर्ट ने ये गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दी थी कि गवर्नमेंट चाहे तो वन टाइम जो भी 2016 की नियमावली के तहत लोग रेगुलाइज किए गए उन्हें वन टाइम वेटेज देते हुए एक अवसर सेवा योजना का दिया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट वेटेज रूल बना सकती है। तो गवर्नमेंट के कार्मिक विभाग ने उसका जो लिबर्टी हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को दी थी उसके तहत वेटेज रूल बनाया, जिसमें जो रेगुलाइज हुए लोग थे 2016 की नियमावली के हिसाब से उन्हें कुछ वेटेज पॉइंट दिए गए और ये प्रावधान किया गया नियमावली में कि अगर ये अप्लाई करेंगे तो इन्हें वेटेज दिया जाएगा, फला फला उसका प्रोसीजर होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस मामले में एक आम बेरोजगार बच्चों छात्रों की ओर से उसे चैलेंज कर दिया गया माननीय हाई कोर्ट में। यह कहा गया कि आपने एक बार 2016 की नियमावली के तहत अनड्यू लोगों को रखा, उन्हें रेगुलाइज कर दिया और उसके बाद अब जब नियमावली हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दी तो आप उन्हें वेटेज भी दे रहे हैं और हम जो तैयारी कर रहे हैं हमें आप मौका नहीं दे रहे हैं, वेटेज उनको दे रहे हैं। तो उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और अब जो 2024 की स्थिति है तो वो सारी रिटें क्लब हो गई थी एक साथ हाई कोर्ट से। तो रेगुलाइजेशन रूल 13 और 16 का जो विवाद था उसमें तमाम रिटों का बंच हो गया था। तो 2024 शायद फरवरी में हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि जो 2013 की नियमावली स्टे की थी उसका नियम था, आप लोगों को पता होगा कि नियमावली प्रख्यापन की तिथि को जिनकी दैनिक तदर्थ संविदा इत्यादि पे सेवाएं 5 साल हो गई थी उनको रेगुलाइज किया जाए। उस 5 साल के क्राइटेरिया को 2018 से कोर्ट ने 10 साल कर दिया और नियमावली 13 को रिवाइव कर दिया। ये एक कोर्ट ने ऑर्डर किया जो मैंडेटरी था। लेकिन मेरी जहां तक आज की जानकारी है उस हिसाब से, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने 2013 की नियमावली को रेगुलाइजेशन रूल को जिसको स्टे कर दिया था, अंतिम आदेश, क्योंकि वो अंतरिम आदेश था, अंतिम आदेश पारित करते हुए 2024 में हाई कोर्ट ने 2013 की नियमावली को रिवाइव कर दिया और वो
पर्टिकुलर एक नियम को 5 साल की जगह 10 साल करते हुए उस नियमावली को वैधानिकता प्रदान कर दी। ये आदेश 2024 फरवरी में कोर्ट ने दिया। मेरी जानकारी के हिसाब से अनौपचारिक अगर हो गया हो तो अच्छी बात है। मेरी जानकारी के हिसाब से इस संदर्भ में कार्मिक विभाग को एक जनरल नियमावली का एक नोटिफिकेशन संशोधन के साथ लाना चाहिए था कि कोर्ट का ये मैंडेमस आया है, फाइनल ऑर्डर ये आया है, तो ये नियमावली का क्लॉज 5 साल की जगह 10 साल होगा और रेगुलाइजेशन में जो जो लोग उससे कवर होते उन सबको यूनिफॉर्म तरीके से, ट्रांसफॉर्म तरीके से जो भी रेगुलाइजेशन की प्रक्रिया है गवर्नमेंट काम करती। मेरे ख्याल से उस पर ऐसा कोई नीतिगत और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उस पर कंप्लाइंस में होना था वो शायद नहीं हुआ। न मेरी जानकारी में ये है कि न संगठनों ने उठाया, न पीड़ित पक्षों ने उठाया, न हम लोगों ने, और लेकिन दुर्भाग्य से ऑर्डर मैंने देखे तो इस तरह के हैं। कहने का आशय ये है कि हम जो भी संगठनों के जागरूक लोग हैं तो हमें अपने आंख, कान, नाक, इंद्रियां खुली रखते हुए इन चीजों को सामने रखना चाहिए और समय समय पर गवर्नमेंट का, अथॉरिटीज का संज्ञान दिलाना चाहिए कि साहब इसमें जब ये चीज स्थापित हो गई है, लॉ सेटल हो गया है, प्रोसीजर सेटल हो गया है, तो यूनिफॉर्म तरीके से इस पर ऐसा ऑर्डर स्टैंडिंग होना चाहिए ताकि सभी को सेवा संबंधी लाभ मिल सके। तो कहने का आशय ये है कि हमें ब्रॉडर एस्पेक्ट लेकर अपना विजन रखकर चलना चाहिए, तभी सेवा संबंधी मामलों में लिटिगेशन भी कम से कम होगा और सुशासन की ओर भी हम बढ़ सकेंगे, पारदर्शी व्यवस्था होगी और खासकर जो भ्रष्टाचार है वो भी कम होगा। और वास्तव में जैसा पांडे जी समय समय पर एक ब्रॉडर एस्पेक्ट रखते हैं कि उत्तरदायी शासन और ये सब चीजें और जो हमारे शहीदों के सपनों का राज्य साकार कैसे हो पाएगा, तो इन चीजों को हम, मूलभूत चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे और हम एक पहरेदार की तरह काम करेंगे तो आगे यहाँ की व्यवस्था सुशासन की ओर भी जाएगी और सेवा संबंधी मामलों में कोर्ट केसेस भी कम से कम होंगे और लोगों को बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के यथा समय उनके अपेक्षित सेवा लाभ भी मिल सकेंगे। तो अभी मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी फिर बात आएगी तो रेफरेंस में बातें आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद। अच्छा, वजीर साहब